हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कविता आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 9 दैट इज रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। इसमें हम पढ़ रहे थे जो जीवों में जनन किस प्रकार से होता है। ये चैप्टर हमने स्टार्ट कर लिया था, तो आज हम इस चैप्टर को देखेंगे कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ा अभी तक और आगे हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जाना था प्रजनन के बारे में, क्या होता है प्रजनन। तो हमने कहा किसी भी जीव के द्वारा किसी एक नए जीव की उत्पत्ति जब होती है, क्या हो रहा है यहाँ पे कि प्रजनन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी जीव के द्वारा अपने ही समान नई संतति उत्पन्न होती है, उसे हमने प्रजनन कहा था। अब प्रजनन हर एक जीव में पाया जाता है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी जीवित प्राणी है या फिर पादप है यानी कि प्लांट्स है, सभी में क्या होता है यहाँ पे प्रजनन पाया जाता है और प्रजनन के द्वारा ही नए जीवों की उत्पत्ति होती है, नए पादपों की उत्पत्ति होती है। हमने क्या देखा, हमने देखा कि हमने एक बीज को बोया और वहां पे एक नया पौधा उग गया। फिर उस पौधे से क्या बने, नए बीज बने और उन्हीं बीजों से क्या हो रही है, उत्पत्ति हो रही है नए प्लांट्स की, नए पौधों की। तो यहाँ पे बीजों का निर्माण किस प्रकार से हो रहा है, क्या है वहाँ पे यहाँ पे जो पौधों का निर्माण है वो किस प्रकार से हो रहा है। उस पौधे के उत्पन्न होने के क्या क्या वहाँ पे कारण है। उस पौधे के उत्पन्न होने का कारण है बीज। और बीज का निर्माण कैसे हो रहा है, यहाँ पे प्रजनन के द्वारा, यानी कि रिप्रोडक्शन हो रहा है प्लांट्स में, तभी उस बीज का वहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। तो रिप्रोडक्शन में हमने क्या देखा, हम ये जान चुके हैं कि नए जीव यहाँ पे उत्पन्न हो रहे हैं। फिर हमने कहा था कि यहाँ पे जो जीव नए जीवों की उत्पत्ति कर रहे हैं, यानी कि जो जीव संतान की उत्पत्ति कर रहे हैं, वो क्या होते हैं, एक या दो हो सकते हैं। हो सकता है कि वहाँ पे एक ही जनक है। जनक क्या होता है, मैंने बताया था कि जो भी जीव वहाँ पे नई संतति को उत्पन्न कर रहा है वो वहाँ पे जनक होगा, और जो नई जीव वहाँ पे उत्पन्न हो रहे हैं वो क्या है, संतति हैं। ये सेम ऐसा है कि जैसे कि हमारे माता पिता क्या है, हमारे जनक हैं और हम उनकी संतान हैं। तो सेम ऐसे ही क्या है, प्लांट्स पे भी लागू होता है और अन्य जो जीव होते हैं उन पे भी लागू होता है। तो ये पढ़ा था हमने प्रजनन के बारे में। अब हमने देखा कि प्रजनन की क्या होती हैं, अलग अलग विधियां होती हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आया था वो तो है प्रजनन की विधि या मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, की कितने प्रकार से रिप्रोडक्शन हो सकता है। हमने कहा दो प्रकार से हमारे पास होता है। पहला आता है एसेक्सुअल और दूसरा आता है सेक्सुअल। क्या होता है एसेक्सुअल, एसेक्सुअल यानी कि अलैंगिक जनन। अब इसमें क्या है, अलैंगिक जनन क्या, हमें इसमें जो है सेक्स ऑर्गन पार्ट्स नहीं ले रहे हैं। एसेक्सुअल लिखा है, हमने क्या लिखा, एसेक्सुअल यानी कि इसमें सेक्सुअल ऑर्गन पार्ट्स नहीं लेंगे। तो अगर सेक्सुअल ऑर्गन पार्ट्स नहीं लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ एक ही जनक होगा। यहाँ पे एक ही जनक क्या करेगा, संतति को उत्पन्न करेगा। इस पे हमने आपने जो पिछली क्लासेस में पढ़ा भी होगा कि अलैंगिक जनन के आपने अलग अलग प्रकार पढ़े थे, जिसमें आपने कायिक प्रवर्धन पढ़ा था, बहुत सारी चीजें हमने वहां पे देखी थी। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हमने क्या देखा था कि प्लांट के किसी भी बॉडी पार्ट से नया प्लांट वहां पे ग्रो हो जा रहा है। तो क्या हमने कहा यहाँ पे सिर्फ एक ही जनक की आवश्यकता होती है। और दूसरा हमारे पास क्या आता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेन डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे दो जनकों की आवश्यकता होती है। ये दोनों में हमारे पास क्या आता है, मेन डिफरेंस आता है कि यहाँ पे दो जनकों की आवश्यकता होगी, यहाँ पे सिर्फ एक ही जनक की आवश्यकता होगी। अब जब एक ही जनक की आवश्यकता हो रही है तो हमने प्लांट्स में इसका एग्जाम्पल देखा, दो जनकों का एग्जाम्पल भी हमने प्लांट्स में भी देखा है और जीवों में भी देखा है। जो अदर जो एनिमल्स होते हैं हमने उनमें भी देखा, हमने ह्यूमन बींग्स में भी देखा। और अगर हम तो प्लांट्स की बात करें तो दोनों टाइप के यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, उनमें रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। तो इसमें हमने क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, यानी कि लैंगिक जनन के बारे में हम पढ़ रहे थे, लैंगिक जनन के बारे में। तो लैंगिक जनन में क्या होगा, यहाँ पे जो सेक्सुअल पार्ट है वो इन्वॉल्व होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स में भी यहाँ पे क्या होगा, जो सेक्सुअल ऑर्गन कौन सा होता है, सेक्सुअल ऑर्गन मैंने आपको बताया था जो प्लांट्स में सेक्सुअल ऑर्गन होता है वो होता है फूल यानी कि फ्लावर। फ्लावर के अंदर दोनों ही पार्ट होते हैं, मेल पार्ट भी और फीमेल पार्ट भी, यानी स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों ही वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, अब वहाँ पे हम आगे देखेंगे किस प्रकार से रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हो रही है। लेकिन क्या है, यहाँ पे दोनों ही पार्ट इन्वॉल्व है। वहीं अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो यहाँ पे भी मेल और फीमेल दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं। और क्या होता है कि यहाँ पे मेल से मेल गैमिट बनता है, फीमेल से फीमेल गैमिट बनता है, जिससे कि यहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी। इसके बाद हमने नेक्स्ट बात की थी
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन हमें पता है कि यहाँ पे क्या है, दो जनकों की आवश्यकता होती है। अब वो जो दो जनक है, दो जनक से क्या होता है, अगर मेल और फीमेल, हमने क्या बात की, मेल और फीमेल की बात की, यह मेल और फीमेल है। क्या होता है, एक गैमीट आएगा यहाँ से आएगा मेल गैमीट और यहाँ से आएगा फीमेल गैमेट। मेल से बना मेल गैमेट और फीमेल से बना फीमेल गैमेट। अब इन दोनों का फ्यूजन होगा यहाँ पे और क्या बनेगा, यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे क्या बना, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। इसी प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कह रहे हैं। तो यही प्रोसेस पाई जाती है किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और हमने क्या कहा था, अब हम यहाँ पे क्या करें, इसी जाइगोट से, ये जो जाइगोट यहाँ पे है, इसी जाइगोट से क्या होगा, नई संतति का निर्माण होगा। यहाँ पे इस सेल में बहुत सारे डिवीजन होंगे, बहुत सारे विभाजन होंगे और यहीं से क्या होगा, नई संतति का निर्माण होगा। तो एक इम्पॉर्टेंट बात आपको क्या याद रखनी कि ये जो नया इंडिविजुअल बन रहा है, इसमें मेल के भी कैरेक्टर होंगे और फीमेल के भी कैरेक्टर होंगे, जिसे हम क्या कहते हैं कि जो कैरेक्टर है, जो गुण है, वो इनहेरिटेड हो रहे हैं। इनहेरिटेड का क्या मतलब होता है कि जो भी कैरेक्टर है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रहे हैं। जैसे कि हमने ये लाइन पढ़ी थी, हमने क्या कहा था, जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम बोथ पेरेंट्स इज इनहेरिटेड। इनहेरिटेड यानी कि जो भी गुणधर्म होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने के प्रोसेस को हमने क्या कहा, इनहेरिटेड कहा। अनुवांशिकता जिसे हम कहते हैं, हम क्या कहते हैं, अनुवांशिक गुण है। अनुवांशिक गुण क्या होता है कि जो हमें हमारे माता पिता या हमारे दादा दादी या नाना नानी यानी हमारे जो पूर्वजों से मिला है, उसे हम क्या कहते हैं, इनहेरिटेड कैरेक्टर कहते हैं। तो यही यहाँ पे बोला गया है कि ये जो कैरेक्टर होंगे, यानी कि जो मेल में जो कैरेक्टर होंगे, फीमेल में जो कैरेक्टर होंगे, दोनों ही कहाँ आएंगे, संतति में आएंगे। दोनों ही कैरेक्टर का यहाँ पे दोनों ही कैरेक्टर यहाँ पे इनहेरिटेड होंगे। तो जो आपको पारिभाषिक शब्द है वो याद रखने की, इनहेरिटेड हम किसे कहते हैं। लेकिन हमने क्या बात की, एग्जाम्पल में हमने क्या देखा, ह्यूमंस में एग्जाम्पल देखा, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो एग्जाम्पल हमने देखा, ह्यूमन यानी कि मनुष्य का देखा। अब हम देखेंगे कि मनुष्य में किस प्रकार से यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। पहले हम सेक्सुअल ऑर्गन को देखेंगे, उसके बाद जिस गैमीट की मैंने यहाँ पे बात की है, किसकी, मेल गैमीट की और फीमेल गैमीट की, दोनों की ही बात की है। तो हम देखेंगे कि दोनों गैमीट क्या होते हैं, किस प्रकार से इनका स्ट्रक्चर होता है, तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आया था, अब हम देख रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो मैंने कहा कि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, लैंगिक जनन हो रहा है, तो हम बात कर रहे थे, हमने कहा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, सेक्सुअल ऑर्गन भी होंगे, यानी कि जो जननांग होंगे वो भी यहाँ पे उपस्थित होते हैं। तो सेक्सुअल ऑर्गन में क्या होंगे, मेल पार्ट भी होगा, फीमेल पार्ट भी होगा, यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन भी होंगे, फीमेल सेक्स ऑर्गन भी होंगे। तो जो मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमें क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि वो सिस्टम जो रिप्रोडक्शन में भाग ले रहे हैं, वो सिस्टम जो रिप्रोडक्शन में भाग ले रहा है उसे हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। जैसे कि हमने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। क्या करता है डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन को कर रहा है। वही हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा, क्या हो रहा है वहां पे, रेस्पिरेशन हो रहा है। रेस्पिरेशन क्या होता है, जो हमारा इनहेल और एक्सेल होता है, यानी कि जो श्वसन की जो प्रक्रिया होती है, श्वसन तंत्र के नाम से जानते हैं, पाचन तंत्र के नाम से जानते हैं, उत्सर्जन तंत्र के नाम से जानते हैं हम। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या होगा, प्रजनन तंत्र होगा, यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा। तो किसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो हम क्या बात कर रहे थे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम बात कर रहे थे, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो हम जब प्रजनन तंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं तो किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। अब इस सिस्टम में हम देखेंगे कि रिप्रोडक्शन में कौन कौन से ऑर्गन यहाँ पे भाग ले रहे हैं। तो हमने क्या देखा, हमने देखा द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड द टेस्टिस, स्क्रॉटम, spermatic duct, male accessory gland and penis. All these organs work together to produce sperm and male gamete, male sex hormones and other component of semen. यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें कौन कौन से ऑर्गन भाग ले रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पे इमेज में भी देखेंगे, इमेज में आपको सारे ही ऑर्गन बताए गए हैं। साथ में आपको क्या बताया गया है, इसका फंक्शन बताया गया है, इसका कार्य बताया गया कि क्या क्या कार्य होता है। क्या कार्य बताया गया है यहाँ पे, एक तो स्पर्म का प्रोडक्शन है, मेल गैमीट का प्रोडक्शन है और मेल सेक्स हार्मोन का प्रोडक्शन है।
ये तो हमने पढ़ा किसके बारे में कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है कौन कौन से उसमें ऑर्गन आते हैं। अब हम पढ़ेंगे मेल गैमीट के बारे में। तो यहाँ तक की बात हम कर चुके थे। हमारा जो नया टॉपिक आता है वो आता है अब जो मेल गैमीट होता है यानी कि स्पर्म के बारे में हम पढ़ेंगे। क्या होता है स्पर्म? यहाँ पे आप देखेंगे द स्पर्म हैज 3 कंपोनेंट, यानी कि जो स्पर्म बना होता है वो 3 कंपोनेंट से बना होता है। किस किस से बना होगा? हेड, मिडिल पीस एंड टेल, यानी कि सबसे आगे का जो भाग है उसे हेड हमने कहा, मिडिल जो पीस है बीच का पीस हमने कहा, और लास्ट का जो पीस है वो हमने क्या कहा? टेल कहा, जैसे कि हमें यहाँ पे इमेज में दिख रहा है। अब ये वाला जो पोर्शन है हमने इसे हेड कहा, ये हमारा क्या है? हेड है। और यहाँ से लेके ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है? मिड पोर्शन है, और लास्ट वाला पोर्शन टेल है। बहुत ज्यादा डिफिकल्टी है, ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा या फिर आप याद नहीं रख सकते हैं। तीनों पार्ट्स के नाम आपको याद रखने हैं और आपको इमेज भी बनानी है, यानी कि आपको ड्रॉ भी करना है। बहुत इजी डायग्राम है, ये आप सब बना सकते हैं। तो हमने क्या देखा? मेल गैमीट में हमने ये क्या है? मेल गैमीट है। इसके अंदर क्या होगा? मेल गैमीट होगा। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे? स्पर्म का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। आपने ये पार्ट्स देख लिए। नेक्स्ट हमने क्या देखा? इट इज अ सिंगल सेल विद अ सेल कंपोनेंट्स लाइक अ सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पे रिपीट हो गया है, यानी कि ये क्या होती है? सिंगल सेल है। अब यहाँ पे आपके पास आ सकता है क्वेश्चन, ये जो स्पर्म है ये क्या है? सिंगल सेल है। तो आपके पास एमसीक्यू में आएगा कि बताइए कि जो स्पर्म है वो सिंगल सेल है या फिर वो मल्टी सेल्स है, यानी कि बहुत सारी सेल से, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलके बना है, ये एक ही कोशिका से मिलके बना है। तो एक ही कोशिका से मिलके बना है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। हम ये पढ़ रहे हैं कि इसकी जो बॉडी है हम कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं। क्यों डिवाइड किया है? क्योंकि जब आप हायर क्लासेस में जाओगे, जब आप डीप स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा हेड का कुछ फंक्शन है, मिडिल पीस का कुछ फंक्शन है और टेल का कुछ फंक्शन है। इसीलिए हमने इसकी बॉडी को अलग अलग भागों में पढ़ा है। लेकिन ये क्या है? एक ही कोशिका है, सिंगल सेल है। कोई इस बात से कंफ्यूज नहीं करेगा कि 3 पार्ट है तो 3 सेल से मिलके बना है। ये क्या है? सिंगल सेल से मिलके बना है। नेक्स्ट हमने क्या देखा? द न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द हेड ऑफ द स्पर्म। अब यहाँ पे जो न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे हमने क्या देखा? हमने कहा इसमें सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस भी होती है। सेल मेम्ब्रेन भी होगा और न्यूक्लियस भी होगा। अब आपको सेल चैप्टर जब हमने पढ़ा था तो आपको ये पता होगा कि सेल के कौन कौन से पार्ट होते हैं। सेल मेम्ब्रेन होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है और भी ऑर्गेनेलीज होती हैं। तो आपको क्या बताया गया? जो न्यूक्लियस होगा वो किस पार्ट में होगा? तो किस पार्ट में होगा? हेड में, यानी कि जो सबसे आगे का जो भाग है वहां पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपके पास कि बताइए कि किस पार्ट में जो न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट होगा। तो नेक्स्ट हम क्या देखेंगे? The amount of cytoplasm in the sperm cell is very less while the tail functions or aids in the movement of sperm. अब देखिए, मैंने आपको अभी क्या बताया था? मैंने बताया था कि जो सेल है, सेल का बेसिक स्ट्रक्चर हमें पता है। हमें पता है सेल किससे मिलके बनी होती है, सेल के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। अब सेल के अंदर ये क्या है? एक सेल है। तो इसमें हमने क्या देखा? हमने न्यूक्लियस भी देख लिया है, हमने सेल मेम्ब्रेन भी देखी है। इसके अंदर साइटोप्लाज्म भी होगा, जिसे हमने कोशिका द्रव कहा था। तो कोशिका द्रव होगा तो किस प्रकार का होगा? यहाँ पे लेस अमाउंट में होगा, यानी कि इसका जो अमाउंट है, इसकी जो मात्रा है वो कम होगी। किसके कंपैरिजन में, किसकी तुलना में हम देख रहे हैं? हम किसी अन्य सेल की तुलना में देख रहे हैं कि यहाँ पे जो स्पर्म है, जो साइटोप्लाज्म होगा, उसका जो अमाउंट है वो कम होगा। और हमने क्या बात की? टेल का आपको फंक्शन बताया गया। जो टेल है, जो लास्ट वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, हमने कहा कि इसका फंक्शन क्या है? तो इसका फंक्शन होता है मूवमेंट में, यानी कि मूव करने में इसका फंक्शन होता है। हेड का फंक्शन देखोगे, हेड का जो फंक्शन होगा वो क्या होगा? जो इसके अंदर मेल गैमीट होगा, जो स्पर्म के अंदर जो मेल गैमीट होता है उसे रिलीज करना। तो ये यहाँ पे क्या है? अलग अलग पार्ट के अलग अलग फंक्शन होते हैं। लास्ट हमने क्या देखा? स्पर्म मूव साइड टू साइड बाय द वेविंग एक्शन ऑफ स्पर्म। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको बताया गया कि गति किस प्रकार की होती है, वेविंग यहाँ पे मूवमेंट आपको बताया गया है। तो ये हमने क्या देखा? हमने देखा कि यहाँ पे कौन कौन से ऑर्गन होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, और साथ ही हमने क्या देखा कि मेल गैमेट का जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार का है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अभी तक हमने बात की थी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, यानी कि मेल में कौन कौन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। अब हम फीमेल की बात करें कि वहाँ पे कौन कौन से ऑर्गन होते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका है याद रखने का कि आप डायग्राम को प्रैक्टिस करेंगे। तो हम यहाँ पे देखेंगे
द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंटेन्स अ पेयर ऑफ ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट एंड यूट्रस। क्या क्या आपको बताया गया है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में? आपको बताया गया है कि एक पेयर ओवरीज होंगी, यानी कि एक जोड़ी ओवरीज होगी। एक जोड़ी का मतलब क्या है कि दो ओवरीज यहाँ पे होती हैं। कहाँ होंगी ओवरीज? यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाया गया है ये होती हैं ओवरीज। दो ओवरीज आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होंगी, एक इस साइड है और एक इस साइड है। तो एक पेयर ओवरीज हो गई है। लेकिन हमने क्या बात की? हमने कहा फैलोपियन ट्यूब होती है जिसे हम ओविडक्ट भी कहते हैं। कहाँ है फैलोपियन ट्यूब? ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये जो नली नुमा संरचना आपको दोनों तरफ दिख रही है, दोनों ही क्या है? फैलोपियन ट्यूब है। याद रखने, आपको कंफ्यूज नहीं करना है। ये ओवरीज हैं और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर क्या है? यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब है। उसके बाद हमने कहा यहाँ पे क्या है? यूट्रस है। अब यूट्रस कहाँ पे होगा? ये जो मिड वाला जो पोर्शन हमें दिख रहा है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं यूट्रस। नेक्स्ट हम देखेंगे अ पेयर ऑफ ओवरीज। अब हम ओवरीज के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो आप देखेंगे ओवरी इज अ ओवल शेप्ड इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी एंड प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट कॉल्ड द ओवा और द एग। क्या आपको बताया गया है? अब मैंने आपको क्या बताया था जब हम स्पर्म के बारे में पढ़ रहे थे? मैंने कहा था स्पर्म के अंदर क्या होता है? मेल गैमीट होता है। तो ये जो ओवरीज हम देख रहे हैं, जो दो पेयर होती हैं, यानी कि पेयर में होता है, एक पेयर होता है, यानी कि दो ओवरीज होती हैं। ओवरीज के अंदर क्या होगा? मेल गैमीट प्रेजेंट होता है, फीमेल गैमीट प्रेजेंट होता है। दोनों का आपको पता चल गया है। मेल गैमेट होगा स्पर्म के अंदर और फीमेल गैमेट होगा ओवरीज के अंदर। तो यहाँ पे हमने देखा इसका ये फंक्शन है। फिर इसकी शेप बताई गई है कि ओवल होती है शेप में, जैसे कि आपने डायग्राम में भी देख लिया होगा। और यहाँ पे क्या करता है? ये फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करता है। तो फीमेल गैमेट को हम क्या कहते हैं? या तो ओवा कहते हैं या एग कहते हैं। दोनों में से हम कुछ भी कह सकते हैं, ओवा और एग। अब आपके पास क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है, ओवा के नाम से भी आ सकता है, एग के नाम से भी आ सकते हैं। तो दोनों ही जहाँ पे दो दो वर्ड्स हैं वहां पे आप दोनों चीजों को पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे? आप देखेंगे अ पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब। अब आपको फैलोपियन ट्यूब के बारे में बताया गया। आपको क्या एक एक करके आपको फंक्शन बताए जा रहे हैं। ओवरीज का क्या फंक्शन है? यानी कि फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करना। और यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब का क्या फंक्शन है? तो हम देखेंगे इसमें फैलोपियन ट्यूब आर नॉट कनेक्टेड डायरेक्टली टू द ओवरीज। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो फैलोपियन ट्यूब है ये ओवरीज को इसने ओवरी से कनेक्ट है, ये ओवरी से कनेक्टेड है। लेकिन कहा गया है कि डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता है ये, यानी कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये जो ओवरीज है ये इससे कनेक्टेड रहेंगे। सेकंड क्या बात हमें बताई गई है? बट कनेक्टेड बाय द फ्यूनल शेप्ड ओपनिंग। एक फिनल शेप्ड ओपनिंग होती है और वहां से ये कनेक्टेड होते हैं। तो फैलोपियन ट्यूब का क्या यहाँ पे फंक्शन होता है? फंक्शन ये होता है कि यहाँ पे अगर हम बात करें फर्टिलाइजेशन की, यानी कि निषेचन की, आपको हल्का सा पता होगा डेफिनेशन में कि क्या होता है। तो हमने क्या देखा कि जो फर्टिलाइजेशन होता है वो फैलोपियन ट्यूब में यहाँ पे होगा, इस वाले पोर्शन में। और यहाँ से जो फीमेल गैमेट है, फीमेल गैमेट यहाँ से यहाँ को आएगी। तो यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब का क्या होगा? फैलोपियन ट्यूब में ही वहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो रही है। ये क्या है? फैलोपियन ट्यूब का फंक्शन यहाँ पे है। नेक्स्ट हमने क्या देखा? अब हम यूट्रस को देखते हैं कि यूट्रस क्या होता है, किस प्रकार से होता है। तो आप पढ़ेंगे द ओविडक्ट कनेक्टेड टू द यूट्रस विच इज अ बैग लाइक ऑर्गन। जो ओविडक्ट होता है, ओविडक्ट को ही हमने क्या कहा था? ओविडक्ट को ही हमने फैलोपियन ट्यूब कहा था। तो ये क्या कह रहे हैं? ये जो ओविडक्ट है ये यूट्रस से कनेक्टेड है ना। ये हम देख रहे हैं, ये यूट्रस है, बैग लाइक स्ट्रक्चर, एक थैलेनुमा संरचना है। और कहाँ से कनेक्टेड है? ये फैलोपियन ट्यूब से कनेक्टेड है। लेकिन हमने क्या देखा? द यूट्रस इज द फीमेल पार्ट वेयर द डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट टेक्स प्लेस। अब यूट्रस ही वो पार्ट होता है जहाँ पे जाइगोट का क्या होगा? डेवलपमेंट होगा। एम्ब्रियो वहाँ पे बनेगा, यानी कि भ्रूण बनेगा। और एम्ब्रियो से पूरा एक क्या बनेगा? पूरे एक नए इंडिविजुअल का वहाँ पे क्या होगा? डेवलपमेंट होगा। किस वाले पोर्शन में? इस वाले पोर्शन में, जिसे हम क्या कहते हैं? यूट्रस कहते हैं। नेक्स्ट हमने क्या देखा? लास्ट हमारे पास आता है वेजाइना। वेजाइना कौन सा पोर्शन है? ये जो एंडिंग है यहाँ पे, ये जो एंडिंग है इसे हम क्या कहते हैं? वेजाइना कहते हैं। तो क्या फंक्शन होता है यहाँ पे वेजाइना का? आप देखेंगे यूट्रस इज कनेक्टेड टू द नैरो ओपनिंग कॉल्ड सर्विक्स
टू अनदर ट्यूब कॉल्ड वेजाइना। अब जो यूट्रस होता है, यूट्रस कहाँ से कनेक्टेड होगा? वेजाइना से कनेक्टेड होगा। वेजाइना में क्या होता है? एंट्री ऑफ स्पर्म, स्पर्म की एंट्री होगी और जो यहाँ पे जो एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो की एग्जिट होगी। यानी कि यहाँ पे जो न्यू बॉर्न है वो कहाँ से, उसकी जो एग्जिट होगी वो वेजाइना से होगी और एंट्री कहाँ से होगी? एंट्री भी सेम पाथ से होगी। तो ये हमने पढ़ा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। आपको क्या करना है? हर एक ऑर्गन के बारे में नोट करना है, साथ ही आपको ये जो इमेज है इसे भी यहाँ पे नोट करना है। तो ये आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए, ये तो पढ़ा हमने जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन थे कौन कौन से थे। अब हम देखेंगे कि जो फीमेल गैमेट है वो किस प्रकार का होता है। नेक्स्ट हमारे पास अब ओवम और एग, हम ओवम के बारे में पढ़ेंगे, एग के बारे में पढ़ेंगे किस प्रकार का होता है। तो ये हमारे पास क्या है? इमेज है, कुछ इस प्रकार का यहाँ पे दिखता है, ओवम का स्ट्रक्चर है ये। तो आप देखेंगे ओवम आर मच लार्जर देन द स्पर्म। अब सबसे पहला इंपॉर्टेंट आप यहाँ पे इसे आप स्टार करेंगे कि आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि जो हमने अभी स्पर्म के बारे में पढ़ा था, जो क्या होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या आता है कि बताइए कि ओवम और एग में से या फिर ओवम और स्पर्म में से दोनों में से बड़ा कौन होता है? तो बड़ा कौन होगा? एग। एग का जो साइज है वो किससे बड़ा होता है? स्पर्म से बड़ा होता है and is about 0.15 mm in diameter. Egg has a thin layer called a jelly coat that allow only one sperm to enter into the during the process of fertilization. क्या कह रहा है ये? हमारे पास एक नया वर्ड आया है, फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन सिंपली क्या होता है कि मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन, या फिर आप संलयन कहिए। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे? हमने यहाँ पे ओवम का एक स्ट्रक्चर है, तो ओवम के साथ कौन फ्यूज करेगा? वहाँ पे ओवम के साथ होगा, वहाँ पे जो स्पर्म फ्यूज करेगा। तो ये कह रहा है कि इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है कि सिर्फ एक ही स्पर्म की यहाँ पे एंट्री होती है। जैसे ही यहाँ पे फर्स्ट स्पर्म की एंट्री हुई, यहाँ पे क्या होता है कि जो और अदर जो स्पर्म के लिए जो एंट्री है वो बंद हो जाती है। ये जो पूरी प्रोसेस है आप 11th या 12th में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे जो एंट्री है वो पूरी की तरीके से बंद हो गई है। आपको क्या याद रखना है कि जो ओवम है, ओवम में क्या होता है, जो फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या होता है, पहले जब जो फर्स्ट स्पर्म वहाँ पे कनेक्ट होता है ओवम से, तो वहाँ पे सिर्फ एक ही ओवम की एंट्री होगी, बल्कि स्पर्म की भी एंट्री नहीं होती है। स्पर्म क्या करता है? मेल गैमीट जो उसके अंदर है उसे वो क्या करता है? ओवम के अंदर डाल देता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या होता है? फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। तो हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग आएगी वो आएगी फर्टिलाइजेशन की। क्या होता है? नेक्स्ट हेडिंग हमारी है फर्टिलाइजेशन। सिंपली फर्टिलाइजेशन मैंने आपको क्या बताया? मैंने कहा कि क्या होता है कि मेल से मेल गैमेट प्रोड्यूस होती है, फीमेल से फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होती है। दोनों ही गैमेट का क्या होता है? फ्यूजन होता है या संलयन होता है। दोनों ही जो सेल हैं वो क्या होती हैं? मिक्स होती हैं और जाइगोट का फॉर्मेशन करती हैं। यहाँ पे हमें इमेज दिखाई गई है, ये पहली इमेज है जो हमें बता रहा है कि फर्टिलाइजेशन किस प्रकार से हो रहा है। अब किस प्रकार से हो रहा है? यहाँ पे क्या है? ये हमारे पास ओवम है। तो ओवम में हम यहाँ पे देखेंगे हमें 3 स्पर्म की यहाँ पे डायग्राम देखने को मिल रहे हैं, 3 हैं। तो 3 में क्या आती है कि पहला ये वाला जो स्पर्म है ये क्या हो गया? इसकी जब एंट्री हो जाती है तो बाकी के जो 2 स्पर्म है उनका जो पाथ है वो खुद ब खुद वहाँ पे रुक जाता है, इनिबिट हो जाता है। यानी कि जैसे ही पहले स्पर्म ने यहाँ पे एंट्री की, पूरा इसके जो ओवम के स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस आएंगे और वहाँ पे अदर स्पर्म की एंट्री रुक जाएगी। पहला काम तो ये हो गया। सेकेंड क्या होता है कि यहाँ पे जो स्पर्म है, अब इसके अंदर क्या था? मेल गैमेट था। अब इसने मेल गैमेट को क्या किया? यहाँ पे रिलीज कर दिया है। अब क्या हो गया है? मेल गैमेट यहाँ पे रिलीज हो गया है। अब रिलीज होके कहाँ जाएगा? ये जाएगा ओवम के अंदर, यानी कि फीमेल गैमेट, और फीमेल गैमेट के साथ क्या होगा? मिक्स हो जाएगा। अब 2 सेल्स यहाँ पे क्या हो रही हैं? मिक्स हो रही हैं। 2 सेल्स एक दूसरे के साथ संलयित हो रही हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? फर्टिलाइजेशन कहेंगे। और क्या होता है फर्टिलाइजेशन के बाद? ये हमारे पास दूसरी पिक्चर आ गई है। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे कुछ 2 सेल जैसा हमें दिख रहा है। अब यहाँ पे पहले तो ये 2 सेल जैसा हमें कुछ दिख रहा है, आपको 2 सर्कल दिख रहे हैं। 2 सर्कल के क्या मतलब है कि एक यहाँ पे मेल गैमेट होगा, एक फीमेल गैमेट होगा।
अभी हमें धीरे धीरे दो दिख रहे हैं, लेकिन ये क्या होता है, सनलाइट होते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ मिक्स, अगर आप साधारण भाषा में कहें तो मिक्स हो रहे हैं एक दूसरे के साथ। मिक्स होके क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो सिंगल सेल हमें देखने को मिलेगी। अब सिंगल सेल में क्या होगा, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों आ गए हैं, दोनों आ गए हैं, तो इसका क्या मतलब है कि मेल के कैरेक्टर भी आ रहे हैं, फीमेल के कैरेक्टर भी आ रहे हैं। जब हमने पढ़ा था तो हमने क्या देखा था, हमने कहा था कि 23 पेयर्स होते हैं हमारे पास क्रोमोसोम के। तो जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है, हमने यहाँ पे देखा, हमने कहा ये मेल है और ये फीमेल है। अब दोनों में कितने क्रोमोसोम हैं, दोनों में है तो 46 क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम दोनों में है। लेकिन जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है तो इनका नंबर हाफ हो जाता है। किस प्रकार से हाफ होगा, यहाँ पे हमारे पास 23 क्रोमोसोम आएंगे। अब ये जो 23 क्रोमोसोम का जो नंबर है ये किस में है, गैमीट में है। यानी कि ये जो स्पर्म के अंदर जो गैमीट है या फिर जो ओवरीज के अंदर जो गैमीट है, उसमें जो क्रोमोसोम का जो नंबर है वो 23 है। क्या हुआ यहाँ पे, ये 23 क्रोमोसोम आपस में मिल गए और इन्होंने क्या किया, यहाँ पे दोनों ने मिलकर 46 क्रोमोसोम बना लिए। क्या कहा हमने कहा कि पहले से 46 क्रोमोसोम होते हैं हमारे पास, 23 पेयर, यानी कि हम कहते हैं 23 जोड़े क्रोमोसोम हमारे पास होते हैं। गैमीट फॉर्मेशन हुआ तो मेल ने भी क्या किया कि मेल और फीमेल दोनों में ही जब गैमीट बनते हैं तो वहां पे क्या होता है, जो क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाता है। आधा का मतलब क्या होता है, 46 का आधा कितना होगा, 23 होगा। दोनों में 23 क्रोमोसोम बने। अब जब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन में सिंपली क्या हो रहा है, दोनों क्रोमोसोम मिक्स हो रहे हैं, आपस में मिक्स हो रहे हैं, यानी कि जुड़ रहे हैं। दोनों क्रोमोसोम जुड़े तो इन्होंने क्या कर दिया, 46 क्रोमोसोम की एक सेल का फॉर्मेशन कर दिया। अब आ गए हैं, जितने क्रोमोसोम एक मनुष्य में होने चाहिए थे उतने क्रोमोसोम यहाँ पे आ गए हैं एक सेल के अंदर। ये बात हो गई है। और इसी को हमने क्या कहा, इसी को हमने जाइगोट कहा। क्या हो गया, यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया है और इसी प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कह रहे हैं। अब क्या होगा, जाइगोट में विभाजन होंगे, बहुत सारे विभाजन होंगे। आपने पढ़ा भी होगा, आप आगे भी पढ़ोगे कि 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल, इस प्रकार से क्या बनती है, सेल बनती जाती हैं। और प्रत्येक सेल में क्या होंगे, ये क्रोमोसोम पास होते जाएंगे। इसीलिए हमने कहा था, जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इंट्रो देख रहे थे, इसीलिए हमने कहा था कि यहाँ पे जो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा और जाइगोट से एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा और उसी एम्ब्रियो से एक नई संतान जब उत्पन्न होगी, उस संतान में दोनों के कैरेक्टर पाए जाएंगे, मेल के भी और फीमेल के भी। क्योंकि आधे कैरेक्टर यहाँ से आ रहे हैं, आधे यहाँ से आ रहे हैं, 50-50% होता है। ऐसा नहीं होता है कि कहीं से 40% आ गया, कहीं से 60% आ गया। इक्वल है दोनों का, दोनों से क्या होंगे, इक्वल होंगे। 50% यहाँ से, 50% यहाँ से, तब जाके 100% जो क्रोमोसोम है उस नई संतति के पास आ रहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे में जो कैरेक्टर है वो हमारे माता और पिता दोनों के बराबर है। 50% पिता के होंगे, 50% माता के होंगे। यहाँ पे हो गया जाइगोट का फॉर्मेशन। अब हम पढ़ लेते हैं इसी प्रोसेस को यहाँ पे। तो आप देखेंगे, फर्स्टली रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स बिगिन when the sperm fuse with the ovum, the process is called fertilization। यानी कि जो रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस शुरू हो रही है, कहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ से, इस इमेज से शुरू हो रही है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो स्पर्म है उसकी एंट्री हो रही है किसके अंदर, ओवम के अंदर। इसी को हमने क्या कहा, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहा। नेक्स्ट हमने क्या देखा, द न्यूक्लियाई ऑफ द स्पर्म एंड एग कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जो स्पर्म का जो न्यूक्लियाई है या फिर आप मेल गैमेट कहिए उसे, और जो एग होता है, एग तो क्या है, फीमेल गैमेट को ही हमने एग कहा था। ये क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं, एक सिंगल न्यूक्लियस का यहाँ पे फॉर्मेशन कर रहे हैं। धीरे धीरे ये क्या होगा, सिंगल न्यूक्लियस यहाँ पे हमें दिखाई देगा। नेक्स्ट हमने क्या बात की, एज अ रिजल्ट द जाइगोट इज फॉर्म्ड। तो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट से वहां पे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट हमने क्या देखा, सिंस द जाइगोट इज फॉर्म विद द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, द न्यू इंडिविजुअल्स possess the characteristics of a both parent। यही सेम बात हमने कर ली है कि क्या होगा, अब यहाँ पे जो जाइगोट का फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया है तो इसमें दोनों के ही कैरेक्टर होंगे, मेल के भी और फीमेल के भी। क्योंकि क्या हो रही है, दो अलग अलग सेल फ्यूज हो रही हैं। तो अलग अलग सेल फ्यूज होगी तो इसका क्या मतलब होगा कि दोनों के ही कैरेक्टर वहां पे क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे। तो इसे हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं या फिर निषेचन कहते हैं। आपने क्या करना है, फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन को नोट करना है और दोनों ही इमेजेस को बनाना है। क्योंकि आपके बुक में दोनों ही इमेज दी गई है कि फर्टिलाइजेशन किस प्रकार से होता है और फिर जो जाइगोट है वो किस प्रकार से यहाँ पे दिखता है। तो ये आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे।
चलिए, ये पढ़ा हमने फर्टिलाइजेशन के बारे में। अब हमारे पास आता है कि फर्टिलाइजेशन के भी टाइप्स होते हैं। अब किस प्रकार से टाइप्स होते हैं, तो नेक्स्ट जो है हेडिंग हमारे पास आती है वो है फर्टिलाइजेशन कैन बी ऑफ टू टाइप। दो टाइप का फर्टिलाइजेशन हो सकता है। कौन कौन सा होता है, हमने कहा इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब जैसे नाम ही बता रहा है इंटरनल, यानी कि कुछ अंदर से रिलेटेड के वैसा कुछ ऐसा फर्टिलाइजेशन होगा जो अंदर हो रहा है, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कुछ ऐसा होगा जो बाहर हो रहा है। तो यहाँ से क्या मतलब है इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन से? सबसे पहले हम देखते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और हम बात करते हैं ह्यूमंस की, क्योंकि हम ह्यूमंस में ही पढ़ रहे हैं कि रिप्रोडक्शन किस प्रकार से पाया जाता है। हमने कहा कि जब हम पढ़ रहे थे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, तो हमने कहा था कि वहां पे क्या होते हैं, एक वेजाइना एक एंट्री है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की, और वहां से क्या होता है, स्पर्म की एंट्री होती है। तो जब स्पर्म की एंट्री वहां से होती है, ये हम अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को देखेंगे तो हम अच्छे से जान पाएंगे। हमने कहा ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। यहाँ से क्या होगा, ये है एंट्री किसकी, स्पर्म के लिए यहाँ पे एंट्री होती है, और ये कहाँ पे पहुंचते हैं, फैलोपियन ट्यूब में पहुंचते हैं। तो यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में पहुंचते हैं, और जो फीमेल गैमेट है वो ओवरी से कहाँ पे, यहाँ पे पहुंचेगी। दोनों कहाँ पहुंचे, फैलोपियन ट्यूब में पहुंचे, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फ्यूजन हो रहा है मेल और फीमेल गैमेट का। तो हम इसे कह रहे थे कि ये फर्टिलाइजेशन है। लेकिन ये किस प्रकार का फर्टिलाइजेशन है, ये फीमेल बॉडी के अंदर पाया जा रहा है। ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहाँ है, फीमेल के अंदर है। तो यहाँ पे क्या है, ये जो रिप्रोडक्शन है फीमेल पार्ट के, फीमेल की बॉडी के अंदर पाया जा रहा है। इसीलिए हमने क्या कहा, इसीलिए हमने इसे क्या कहा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, यानी कि वो फर्टिलाइजेशन जो क्या है किसी भी जीव की बॉडी के अंदर पाया जा रहा है, उसे हम क्या कह रहे हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन कह रहे हैं। उसी के जस्ट अपोजिट हमने देखा कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होगा, कि जब हम पढ़ेंगे अभी आगे, हम एग्जाम्पल हमारे पास आएंगे, फ्रॉग्स आएंगे, फ्रॉग का एग्जाम्पल आएगा, तो वहां पे क्या होता है, जो फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो बॉडी से बाहर होती है, पानी में होती है। फ्रॉग क्या करते हैं, मेल और फीमेल दोनों क्या करेंगे, अपने अपनी गैमेट पानी में छोड़ देंगे, और वहीं पे क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है। यहाँ पे क्या है, फीमेल का कोई रोल नहीं होता है अलग से, जैसे कि हम देखते हैं। तो क्या होगा, बाहर हो रहा है, तो इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, इसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कह रहे हैं, क्योंकि बॉडी से बाहर ये फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। इसकी जो डेफिनेशन है हम डीप में देखेंगे कि क्या होता है एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि फ्रॉग में किस प्रकार से वहाँ पे जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है वो पाया जा रहा है। तो आपको क्या करना है, जो भी अभी तक आपको पढ़ाया गया है, आपको डायग्राम भी अच्छे से लर्न करने हैं, आपको डेफिनेशन भी वहाँ पे लर्न करनी है। तो इसके आगे का जो पोर्शन है हम उसे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।